पानी के डिपार्टमेंट को और सफाई के डिपार्टमेंट को निजी कंपनी को देके अच्छे पैसा कमाना चाहती थी, और वो उन्होंने मंशा इसमें जाहिर करी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक का सब कुछ ठीक था। बोर्ड मीटिंग हुई तो बोर्ड मीटिंग में माननीय सांसद जी भी थे, क्षेत्रीय विधायक भी थे, और सभी हमारे सम्मानित सभासदगण और चेयरमैन साहिबा उपस्थित थे। बेसिकली क्या है कि किसी भी बोर्ड की मीटिंग जो होती है उसका एक एजेंडा होता है, और वो एजेंडा वहीं पे बैठ के लिखा जाता है, और एजेंडा लिखने के बाद उसमें सबके साइन कराए जाते हैं। ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। साइन के बाद में उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सबके सामने रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पहली बात, स्टार्टिंग जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। बोर्ड बैठक में एजेंडा लिखा गया। ये एजेंडा कि सिर्फ वो 2 पेज हैं जिन पे विवाद बढ़ा। ये विवाद क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ, और मैं आपको एक कॉपी दूंगा भी, जब वार्ता हम करेंगे तो दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये एजेंडा ये हुआ कि भाई 34 वार्ड है हमारे यहाँ, और 34 वार्ड के लिए हमारे पास 20 ट्रैक्टर हैं, तो हम 14 ट्रैक्टर नियम अनुसार और परचेज कर लें। सारे बोर्ड ने सहमति से इसको पास किया। ऐसे ही सफाई का जो एजेंडा था वो ये था कि साफ सफाई ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम वार्ड वाइज सिस्टम बनाएं, और हर वार्ड में रोज़ सीरियल वाइज फटीक लगाने का काम करें, ताकि हमारी साफ सफाई दुरुस्त रहे, और जो कूड़े वाले मशीनें हैं, हत्थू ठेली हैं, इनको ठीक कराया जाए। अगर जरूरत पड़े तो ये भी चीज़ परचेज कर ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन ईओ मैडम की जो मंशा थी, ईओ मैडम शालिनी गुप्ता जी की जो मंशा थी, उनकी मंशा ये थी कि वो इस पानी के डिपार्टमेंट को और सफाई के डिपार्टमेंट को निजी कंपनी को देके अच्छे पैसा कमाना चाहती थी, और वो उन्होंने मंशा इसमें जाहिर करी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक का सब कुछ ठीक था, और जहाँ उन्होंने ये लिखा कि अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यह कार्य किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, तो मैंने उसको कट कर दिया, और मैंने कहा मैडम ना ये बोर्ड में बात हुई है, आप सांसद जी से पता कर लें, अपने बोर्ड जो सदस्य हमारे उनसे जानकारी ले लें। हम इस पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि खोड़ा की जनता ने जो हमें वोट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो यहाँ भ्रष्टाचार होता रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आपने तो बैठते ही भ्रष्टाचार चालू कर दिया। जब मेरे पास सब संसाधन हैं, जब मेरे पास सारी चीज है, मैं प्राइवेट एजेंसी को क्यों दूंगा? आउटसोर्सिंग से जो काम हम कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से हम अपना काम कराएंगे। यहां से ईओ मैडम अपने असली रूप में आ गई, और उन्होंने यहां के बाद में एक के बाद एक हम पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और प्रयास कहां से किया वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहला प्रयास उन्होंने ये किया, मेरी पत्नी को इसके तुरंत बाद चिट्ठी लिखी। पहले पत्नी से मौखिक कहा कि देखिए अगर आप ये साइन नहीं करेंगे तो ये बात ऊपर तक जाएगी। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो कह रही है बात ऊपर तक जाएगी, इस पर साइन करने पड़ेंगे, 7 तारीख लास्ट डेट है। मैंने कोई बात नहीं, ऊपर तक जाए, जहां तक जाए जाने दो, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ये चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी में मेरी पत्नी को लिखा उन्होंने बाकायदा कि आपके पति एक अपराधी व्यक्ति हैं, और मेरा शासकीय दायित्व बनता है कि मैं उनकी जमानत निरस्त कराऊं, और मैं डीएम साहब से कह के उनके ऊपर रासुका लगवाऊं। ये मेरा शासकीय दायित्व है। आप सभी लोग एक बहुत बड़े स्तंभ है इस देश के। मैं आपसे के माध्यम से जनता से भी ये पूछना चाहता हूं, शासकीय दायित्व क्या ये नहीं था कि हम घर घर पानी कैसे पहुंचाएं? शासकीय दायित्व ये नहीं था कि हम नाली की सफाई कैसे कराएं, कूड़े से कैसे छुटकारा दिलवाएं? ये शासकीय दायित्व होता है। आप सीबीआई की इंस्पेक्टर नहीं है कि आपका शासकीय दायित्व है। आपका कोई शासकीय दायित्व नहीं बनता। जिसको कोर्ट ने अपराधी नहीं कहा आप उस अपराधी कह दें, यहां तक तो ठीक। अब आगे क्या करती हैं? दूसरा लेटर जारी करती हैं, और उसमें मेरे ऊपर
वो मुकदमे दर्शाती हैं जो मुकदमे मेरे पे हैं ही नहीं। आप में से बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं, मेरे पास एक कातलाना हमला हुआ था मेरे ऊपर यहां पे, और एक बार चैन स्नैचरों ने मेरे पे गोली चलाई थी, तो वो मुकदमे मैंने दर्ज कराए थे। वो मुकदमे भी, तीनों मुकदमे मेरे ऊपर दर्शा रही हैं मैम साहब, वो भी मेरे ऊपर दर्शा रही हैं। जब मैं कभी पढ़ा करता था 88 में 89 में, स्कूल में झगड़ा हुआ था एक बार, हम कबड्डी खेलने गए थे, आपस में हो जाता है, उसमें हम जब ही बरी हो गए, उस मुकदमे को दर्शा रही हैं। अब आप ये समझिए, ये जो मुकदमे दर्शा रही हैं उनकी लिस्ट में उपलब्ध करा रहा हूं आपको, जो मुकदमे दर्शाए गए हैं, कि इन पे वो लिस्टें कहां से आई। हौज खाजी थाने की लिस्ट, इन पे थाने की रिकॉर्ड 89 का कहां से आया। निश्चित रूप से जो राजनीतिक व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके ये मेरी हत्या कराने का और मुझे साजिशन फंसवाने का काम कर रही हैं। मैंने इनके, क्योंकि भ्रष्टाचार के सारे पुलिंदे खोले, मैंने बार बार आपसे कहा कि यहां कर्मचारी है ही नहीं उतने, यहां डबल पंचिंग होती है। पंचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब हम अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी ये कहते हैं कि भाई देखिए, वो तो बायोमेट्रिक से सबकी गिनती होती है। खोड़ा में क्या होता है कि बायोमेट्रिक जो है, पहले तो यही नहीं पता बायोमेट्रिक मशीन कितनी है। जब इस चीज की हमें ये नहीं पता होगी कि मशीन कितनी है, तो हम क्या करेंगे उस बायोमेट्रिक का। मेरे घर में रखी है मान लिया एक बायोमेट्रिक मशीन, और मैं किसी की भी पंचिंग करा दूं, तो वो कहां से, कैसे उसे सही मानोगे आप। वो नहीं है, वही चीज खोड़ा में है। मोटरसाइकिल पे बंदा जाता है, जो जो लड़के हैं उनकी पंचिंग करा लाता है, और वो बायोमेट्रिक इनकी रिकॉर्ड में आ जाती है। उस पर मैंने सभी अधिकारियों को लिखा, प्रमुख सचिव साहब से भी लिखा, माननीय मंत्री जी को भी लिखा कि यहां घोटाला बहुत तकड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं होती, ये नहीं होती। जब यहाँ 750-800 कर्मचारी आप दर्शा रहे हैं, तो कम से कम 400 आदमी तो काम करने चाहिए ना, लेकिन वो नजर नहीं आते कहीं भी। गाड़ियां खराब खड़ी हैं सारी की सारी। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने कर्मचारियों को भंडाफोड़ किया। ये वो लिस्ट है जिसमें 2 कर्मचारी के एक ही मोबाइल नंबर है, मैंने सब टिक किए हुए हैं। 2 कर्मचारी के एक ही मोबाइल नंबर है, ऐसा हो सकता है क्या? दैनिक जागरण, अमर उजाला का एक ही नंबर हो सकता है क्या? तब हो सकता है जब उसमें कोई ना कोई साजिश होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। ये मैंने जितना ढूंढा उतना बता रहा हूं। उसके बाद देखिए कितना बड़ा खेल है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। जो FPF नंबर है, एक ही नंबर लोगों का है, आप पढ़ सकते हैं गौर से। एक ही नंबर 2-2 आदमियों का, जो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसके बाद में जो इसिक नंबर है, वो भी एक ही है, वो भी एक है। जितना मैंने ढूंढा, जितना मुझे मिला, वो भी एक ही है। उसके बाद में जो UN नंबर है, यूनिक नंबर जो है, वो भी एक ही है। अब देखिए, जब ये खंगाला जाएगा, कोई जांच एजेंसी बढ़िया से इसकी जांच करेगी, तो इसमें ये तो मात्र 40-50 लोग हैं, इसमें बहुत सारा डाटा सामने आएगा। ये इतना डाटा तो मैंने निकाल लिया। और एक चीज दिखाता हूं इसमें बहुत बढ़िया, आपको दिखाता हूं। ये बबीता नाम की एक लेडीज है, जो क्रमांक नंबर 443 पे भी दिखाई गई है, 343 पे और 400 समथिंग पे भी दिखाई गई हैं। उनके हस्बैंड का नाम दीपक है। उनके सारी चीज एक हैं। एक में से आधार कार्ड गायब कर दिया, सिर्फ एक ही आदमी को 2 जगह दर्शा के एक जगह से आधार कार्ड गायब कर दिया। ये इस तरीके के घोटाले इसमें हो रहे हैं। अब तीसरी चीज पे आता हूं, जो बहुत बड़ा साजिशन है, जो लोगों ने मुझे बाकायदा लिख के दिया है। अभी सैलरी गई लोगों के अकाउंट में, जब वो सैलरी गई तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले हमें, जब हम सबसे बात कर रहे थे, जिनको ये मैडम एक एक को बुलाती हैं और ये कहती हैं जब तक मैं नौकरी कर रही हूं, तुम्हारी नौकरी जब तक ही सुरक्षित है। उनको दहशत दे रही है, अगर मैं हट गई तो तुम्हें अमरपाल शर्मा ऐसे निकलवा देगा सबको। उनको दहशत देती है इस बात की। उनमें कुछ लड़के हमारे पास आए, उन्होंने सर मैं 21 तारीख को 21/7 को लगा था नौकरी पे, सॉरी 21/7 या 21 से जुलाई में, जून में 21 जून को लगा। मेरी सैलरी 9 दिन की 3300 रुपये बनती थी। मेरे अकाउंट में आए हैं 10,100 रुपये। और मुझे अब विकास नाम का लड़का
जिसमें मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं आपको, उनके अकाउंट नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं। ऐसे मुझे काफी लड़के मिल गए, हर वार्ड में 4-4, 5-5 लड़के ऐसे हैं जिनसे ये नई भर्ती करते हैं, 4-5 दिन काम कराते हैं और फिर उनके अकाउंट में पूरा पैसा डाल देते हैं, फिर उनसे पूरा पैसा ले लेती हैं यो मैडम। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने मुझे एफिडेविट बना के दिया। मैंने कहा भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कल तुम कहीं किसी ने सिखा के तुम्हें भेजा हो और तुम मुझे झूठा ठहरा दो, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, आप हमसे कहीं लिखवा लो, कहीं साइन करा लो। उन्होंने बाकायदा मुझे लिख के दिया, जो लिख के दिया वो एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूं, उसमें अकाउंट नंबर भी है उनके कि ये अकाउंट नंबर में इतने तारीख को पैसा आया। जिस फोन से फोन किए गए वो फोन भी है, उसमें कहा गया कि आप लेट कर रहे हो, यो मैडम आपकी पंचिंग बंद कर देगी, नहीं तो पैसे भिजवाओ फटाफट। ऐसे काफी लड़के मुझे मिले हैं। अब मैंने आप लोगों के द्वारा ये कहा था कि 42 सर्वेयर यहां पे अनऑथराइज है। जब यहां का सर्वे हो चुका, आप समझदार हैं खुद, फिर सर्वे की जरूरत क्या है। ये वही लोग हैं ऐसे कि जो इन्होंने अपने सिस्टम के लिए रखे हुए हैं, जो मशीन है इनके पास, उनसे पंचिंग करा लेते हैं और सुबह की भी शाम को भी। जब मशीन आपकी जेब में, मोबाइल तो आपके जेब में है ना, जब मर्जी आप फोन कर लो, इसका कोई ये रिकॉर्ड तो है नहीं। अब जो भी सर्वे मतलब टैक्स डिपार्टमेंट में जो लड़के रखे गए हैं, देखिए, एक तो आज तक यही नहीं पता है सर्वेयर कहते किसे हैं। आप इनकी डिटेल पूछिए, मैं इतनी वोटर लिस्ट इनकी दिखाता हूं। मैंने टोटल वोटर लिस्ट इनसे मांगी है, पहले तो दी नहीं गई, लेकिन मैंने अपने सोर्सों से निकाली। अब उसमें जो ड्राइवर है उसे भी सर्वेयर दिखा रहे हैं, जो सर्वेयर है उसे ड्राइवर दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा उलझा के रखा गया है कि आदमी समझ नहीं पा रहा। जब इनसे मांगा जा रहा है ये चीजें कि भाई जो 42 सर्वेयर हैं वो कौन है, तो उन्हें कभी तो कहीं दिखा देते हैं, कभी कहीं दिखा देते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा हमारे में। मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने लिख के सबने दिया, साइन करके सारी चीजें लिख के दी कि हमारे अकाउंटों में पूरे पैसे आए हैं, हमने 6-6 दिन नौकरी करी। और अब ये विकास नाम का लड़का इस नंबर से हमें फोन कर रहा, नंबर भी दिया उन्होंने कि इस नंबर से फोन आ रही है और वो कह रहे हैं कि यो मैडम नाराज हो रही हैं, अगर तुमने पैसा कल तक नहीं भेजा तो तुम्हारी पंचिंग रुक जाएगी। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि चोरी पकड़ने के लिए तो एक चोरी काफी होती है। मैंने तो एक की जगह 10 पकड़ लिए, एक की जगह 10 पकड़ लिए। तो क्या आप नहीं मानते कि सैकड़ों की तादाद में ये काम हो रहा है? इतना बड़ा यहां पे भंडाफोड़ हो रहा है और इस भंडाफोड़ से मुख मोड़ने के लिए इन्होंने एक साजिश रची मेरे खिलाफ। वो साजिश रची कि मेरे खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाए। और उसमें इन्होंने लड़कों को बुलाया, सबकी लिस्ट बनाई ऑफिस में कि हमारे वाल्मीकि समाज से, हमारे जाटव समाज से जो भाई हैं उनको बुलाया और उनसे एक एक से कहा, देखो मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रही हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम साइन कर दोगे ना। अब वहां तो सब मने तो कोई करता नहीं है। लेकिन बाहर आके उन्होंने डिस्कस किया और एक दूसरे से पूछा भाई ये मामला क्या है। तो उनके संज्ञान में कहीं से आ गया कि SC/ST का मामला बनने जा रहा है। तो उन्होंने आपस में कहा भाई हम नौकरी छूट जाएगी, हम ये काम नहीं करेंगे। और उनमें से किसी व्यक्ति ने हमें सचेत कर दिया रात को 11:30 बजे, जब हमें जानकारी मिली कि कल मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और अनुसूचित जनजाति जो कार्यालय नई दिल्ली में है वहां पे भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हम एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में हमने वो सारी चीजें रखी, देखी, जांची, जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। जो व्यक्ति ने खुद कहा कि मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मानसिक तनाव में आ गया हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया है कि मैं ये कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा। उनसे कहती हैं बाकायदा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और उनसे कहती हैं साहब ओके कोई बात नहीं, आओ और अपना काम करो, लेकिन इस भूल में मत रह जाना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानती हूं। और फिर अपनी लैंग्वेज आगे चेंज कर देती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको वो ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें मेरे खिलाफ SC/ST लगाने का इन्होंने षड्यंत्र किया। उन लोगों ने सब ने खुलासा किया, वो भी ऑडियो मेरे पास है। किस तरीके से डीजल निकाला जाता है वो ऑडियो भी मेरे पास है। जितने इन्होंने घोरक धंधे यहां पे कर रखे हैं वो सारे ऑडियो, सारे प्रमाण मेरे पास हैं।
मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार एक जीरो टॉलरेंस सरकार है कि यहां कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती। ये एक सरकार है, लेकिन ये अधिकारी, इसके पीछे कौन है? मैंने सभी से गुहार लगाई और मेरी गुहार को स्वीकारते हुए माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने एक जांच कमेटी गठित करी। जब वो जांच कमेटी गठित हुई तो ईओ साहब का दायित्व बनता था कि हमें भी सूचना करती। वो परसों टीम आई थी तो हमें सूचना नहीं दी गई, लेकिन 12 बजे हमारे पास सूचना आई और उसमें थोड़ी सी कमियां हमारी भी रही कि चेयरमैन साहब के मोबाइल पे वहां से लेटर आया था, अब वो व्हाट्सएप नहीं खोल पाई थी। लेकिन हमें 12 बजे यहां से पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई टीम आ रही है और ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी है। क्या इंक्वायरी का रिजल्ट होगा ये तो देखिए माननीय अधिकारी जो जांच कमेटी है वही इसका रिजल्ट पेश करेंगे। मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, जांच चल रही है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मंडल आयुक्त जी का कि उन्होंने कम से कम इस बात को माना कि कोई ना कोई दिक्कत होगी और तुरंत कमेटी को गठित किया। जिसमें कुछ लोग, मुझे हंसी और आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जांच हमने कराई है। जो आदमी आज तक किसी चीज में बैठा नहीं है और वो जांच करा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन खैर मेरा चैप्टर वो नहीं है, मेरा चैप्टर वो नहीं है। मेरा चैप्टर ये है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और उनसे अपनी गुहार भी लगाता हूं कि ये जो राजनीतिक लोग कौन हैं वो जो इस लेडीज को संरक्षण दे रहे हैं, इस ईओ को संरक्षण दे रहे हैं। ये एक प्रमाण है मेरे सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट ये है। ये देखिए मैं लाया हूं, ये जो इन्होंने, ये इनकी चिट्ठी है, मेरी नहीं है, ये इनकी चिट्ठी है, ये चिट्ठी इनकी है। इसमें ये फोटोग्राफ्स दिए हैं, सभागार में सभी लोग खड़े हैं। ये 22 जून की बात है। 21 जून का योगा डे था और 20 जून को चेयरमैन ने इनसे कहा कि मैम मेरा सबसे परिचय करा दीजिए, मैं यहां किसी को जानती नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, तो मुझे पता लग जाए कि कौन हमारे यहां टैक्स देखते हैं, कौन यहां बिल्डिंग देखते हैं, एक दिन सबको बुला लीजिए। तो इन्होंने स्वयं फोन करके, मेरे पास पूरी कॉल है इनकी, पूरा डाटा है इनका, कॉल करके बुलाया कि मैम आज 2 बजे मैंने सबको बुलाया है और आप 2 बजे तक रहना यहां पे, ठीक है। मैडम को 2 बजे ले जाके इन्होंने सभागार में सब कर्मचारियों को वहां बुलाया। ये सब खड़े लोग कर्मचारी, मैं भी साथ में था, 2 सभासद भी साथ में थे और इन्होंने सबका परिचय कराया। जब कहीं परिचय होता है तो आदमी पूछ लेता पवार साहब आपके पीछे कौन है। अब जैसे मैंने ऐसे पूछा तो उंगली उठ गई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको धमका रहा हूं। तो इन्होंने वो चीज पीछे लगाई, ये फोटो वो दर्शाए जहां मेरी मिसेज मेरे बगल में खड़ी हैं ऐसे, और इसकी शिकायत करी कि देखिए जी वो दखलंदाजी करते हैं और वो इस तरीके से लोगों को धमकाते हैं, वो धमकाते हैं। ये एक षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, जबकि इसमें सभासद भी मौजूद है। ये सभासद है जो वीडियो बना रहे हैं, 2 सभासद है वहां पे, 2 सभासद हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस नगर पालिका में हो रहा है, क्या प्रदेश में कहीं और भी हो रहा है? आज तक मैंने इतने डॉक्यूमेंट मांगे, आपको मैं देना चाहता हूं वो भी सारी चीजें, कि जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए मांगे, बाकायदा रजिस्टर के द्वारा मांगे, आज तक एक भी चीज इन्होंने चेयरमैन साहब को देने का काम नहीं किया। चेयरमैन आप जानते हैं, एक महिला होने के नाते वो किसी ना किसी से तो अपने सपोर्ट लेंगे, उनका सहायक भी होता है। और जब वो ये चिट्ठियां सारी आप देख सकते हैं, हर चीज का डाटा चेयरमैन साहब ने मांगा, लिखित में मांगा, ये सारी चीजों की चिट्ठियां, एक भी डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिया गया किसी भी चीज का। हमें ये तक मालूम नहीं है कि नगर पालिका में है क्या, संसाधन कितने हैं। हम अपने आप जाके गिन लेते हैं तो गिन लेते हैं कौन सी चीज ठीक हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। मैडम ने एक चिट्ठी बनाई कि मैडम साइन नहीं करती हैं, ईओ मैडम ने बनाई, और जरूरी जो चीजें हैं वो डंप पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी समिति जांच कर रही है वो सारी फाइलें मंगाएं और देखिए किस फाइल पे साइन नहीं हुआ है। सिर्फ उस फाइल पे साइन नहीं किए गए थे जिसमें कोई भी आकलन नहीं था।
मान लिया आपने ट्रैक्टर ठीक कराने हैं तो ट्रैक्टर का उसमें कम से कम अनुमानित लागत तो लगाओगे कि अनुमानित लागत इतनी आएगी, या कोटेशन मंगाओगे 4 जगह से। किसी में भी कोई कोटेशन आज तक नहीं आई, किसी चीज की भी। अब जब कोटेशन नहीं आएगी और आप वित्तीय और शासकीय दोनों अधिकार ले लेंगे साइन करा के, तो आप तो कुछ भी लिख लेंगे। जब आप इतना बड़ा खेल कर सकती हैं हमारे खिलाफ, तो आप तो कुछ भी लिख के हमारी मैडम को फंसा सकती हैं कल। हमने ये कहा कि आप जो भी फाइल देती हैं रजिस्टर के अंदर आप उनकी एंट्री करें, अपने रजिस्टर के अंदर, नगर पालिका के अंदर, और हर फाइल पे अपने सीरियल नंबर डालें और मैडम को दें, ताकि वो रात को पढ़ लें और सुबह लाके आपको दे दें। लेकिन उनका रवैया क्या है, मैडम आती हैं, चेयरमैन जब आती हैं तो सारी फाइल ला के जो मैम साइन करो। उनकी मैं पढ़ तो लूँ, नहीं मैम मुझे जल्दी जाना है, डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में जाना है। रोज यही काम रहता है और कोई काम नहीं रहता। बिगर पढ़े लिखे आप क्या चाहते हैं कि साइन कर दिए जाए? आप चाहते हैं? बताइए मुझे। जो 16 लाख का डीजल, जब आप अपने सवाल में खुद कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद लिख रही हैं कि सारे ट्रैक्टर्स खराब पड़े हैं, सारी गाड़ियां खराब पड़ी हैं, ये ईओ साहब का लेटर है। जब आप स्वयं कह रही हैं कि सब खराब पड़े हैं, उसके कारण हमारी व्यवस्था चरमरा गई है और मैडम साइन नहीं कर रही हैं, यही तो लेटर लिखा आपने। तो फिर 16 लाख का डीजल 20 दिन के अंदर फिर काहे में डलवाया 16 लाख का डीजल? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है।